नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। कातिब के हमलावरों की अब तक नहीं हो सकी है पहचान। शुक्रवार की रात अंधाधुंध फायरिंग कर मार दी 5 गोली। बाइक पर साथ बैठे सहयोगी को लगी है 2 गोली। बीजेपी विधायक राजू सिंह की जमानत अर्जी खारिज। घर पर चिपक गया है इश्तेहार। गिरफ्तारी नहीं होने या सरेंडर नहीं करने पर हो जाएगी कुर्की जब्ती। और गर्लफ्रेंड को धोखा देकर शादी रचाने जा रहा युवक पहुंच गया हवालात। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटनाएं नहीं थम रही। अपराधी कभी भी किसी समय घटना को अंजाम दे रहे हैं। बेखौफ अपराधियों ने शुक्रवार की रात मेडिकल 4 लेन संगम घाट के पास बाइक सवार 2 लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। इसमें न्यू 0 माइल निवासी कातिब अंजनी कुमार सिंह को 5 गोलियां लग गई। वहीं उनके साथ बाइक पर बैठे अकारा घाट नाजीरपुर के विकास कुमार सिंह को 2 गोली मारी गई। गोली लगने के बाद भी बाइक चलाते हुए अंजनी सिंह अस्पताल पहुंच गए। दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर गोली निकाल दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि जमीनी विवाद और रंजिश में गोली मारी गई। हालांकि लूटपाट की आशंका के बिंदु पर ही पुलिस जांच कर रही है। डीएसपी टाउन राघव दयाल ने बताया कि हत्या की नियत से दोनों पर गोली चलाई गई। घायल का बयान दर्ज होने के बाद ही घटना का कारण स्पष्ट हो पाएगा। 10:15 में जानकारी मिला कि अंजनी जी और विकास जी को गोली लगा है। हम लोग हॉस्पिटल आए तो यहाँ देखे कि हाँ गोली लगा हुआ है। तो उसके बाद हम उस सारे परिजनों को जानकारी दिए कि भाई आप लोग आइए, ऐसी ऐसी घटना घट गई है। तब हम लोग यहाँ जुटे, उस समय से यहाँ उपस्थित है। ऐसा अनिंदनीय घटना हुआ कि वो दोनों आदमी हॉस्पिटल से घर की तरफ जा रहे थे। 10:05 का आसपास की घटना है। जब पुल क्रॉस कर रहे थे उस समय कुछ अपराधी वहाँ से घात लगाकर बैठे थे कि जैसे ही ये आए कि हम उन पे हमला कर दिया, ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर दिया। वो जब तक इनको गोली लगा उस कंडीशन में ये वापस भागने का कोशिश किए और भाग के हॉस्पिटल के पास भी पहुँचे ताकि इनका जान बच पाया। और बताइए सरकार और प्रशासन क्या कर रही है? आम आदमी क्या करेगा? रात में घर से निकलना बंद कर देगा? इमरजेंसी में नहीं निकलेगा क्या? जो सरकार कर रही है, चाहे प्रशासन जो कर रही है, सिर्फ सब अब क्या करेगा जनता इस पर? ये सब देखते हुए अब हम लोगों में भय है, सब जनता में भय बना हुआ है कि आदमी निकलना बंद कर दिया है। यहाँ जितने भी लोग आए थे रात को भय के मारे इस रोड से वापस नहीं गए। महिला बोल रही थी कि भाई हम नहीं जा पाएंगे, या तो हमको 4 चक्का से पहुँचाइए, नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे। और बहुत सब लोग सुबह में लौटा है। इस तरह का घटना से यहाँ का वातावरण बहुत ही भयभीत हो गया है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अंजनी जी क्या करते हैं? अंजनी जी कातिब हैं, रजिस्ट्री का काम करते हैं। प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं? नहीं। विकास जी करते हैं ज़मीन का। ये दोनों दोस्त हैं आपस में? हाँ, बहुत अच्छे मित्र हैं। एक ही बाइक पर थे? हाँ, दोनों एक बात। अंजनी जी चला रहे थे और पीछे विकास जी बैठे थे। दोनों आदमी यहाँ हॉस्पिटल पर से एक मरीज को देख के वापस अपने अपने घर जा रहे थे। कल गन शॉट इंजरी आया है दोनों पेशेंट का। दोनों पेशेंट साथ में थे। इसके बाद यहाँ ऑपरेशन हुआ है दोनों पेशेंट का। दोनों पेशेंट बहुत सीरियस है। अभी बीपी वगैरह अभी आया है उनका, बट नॉट सपोर्ट पे है। लेकिन अभी 72 आवर्स तक तो हम लोग अभी कुछ बता नहीं सकते हैं। दोनों का गंभीर रूप से दोनों का इंजरी बहुत सीरियस है। एक तो पूरा एब्डोमिनल इंजरी है,
एंट्री एग्जिट वूंड के साथ है। एक दूसरे पेशेंट का जो आर्म में इंजरी है, अबव एल्बो जॉइंट पे है। तो दोनों का ऑपरेशन तो हो चुका है, लेकिन अब हम लोग 72 आवर्स के बाद ही बता सकते हैं कि क्या कंडीशन है। वाइटल्स अभी क्वाइट स्टेबल है, बट अभी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि दोनों पेशेंट को बचाया जा सके। गोली लगा हुआ था? हाँ, जिस पेशेंट को गोली लगा था वो खुद से ड्राइव करके आए थे, पूरा इंजरी था। वो बोले कि गोली लगा हुआ है, जैसा हमें बताया गया है। मैं तो उस वक्त ड्यूटी पे नहीं थी, लेकिन वो बोले कि मुझे गोली लगा है और सडनली पूरा ब्लीडिंग होने लगा और वो कोलैप्स कर गए वहाँ पे। फिर हमने सर्जन को बुलाया और हमारे ऑपरेशन में OT में जल्दी से सर्जरी उनको शिफ्ट करके सर्जरी स्टार्ट किया गया। दूसरा पेशेंट कितना देर के बाद आया? दूसरे पेशेंट उसके साथ ही आए थे, बाइक से आए थे, लेकिन उनका क्या था कि उनका इंजरी थोड़ा कम था, ब्लीडिंग हो रहा था, बट उनका थोड़ा ग्रीवियस इंजरी था पहले वाले पेशेंट का। तो उनको हमने पहले शिफ्ट किया OT में। उनको दूसरे पेशेंट को तब तक हम लोग स्टेबल करने का कोशिश कर रहे थे कि उनका ब्लीडिंग को रोका जा सके। और कितनी इंजरी है, कितनी जगह पर इंजरी है? पहले पेशेंट जो अंजनी है उनका तो इंजरी है एब्डोमेन में और लेग में इंजरी है। एब्डोमेन में जो गोली है वो पास कर गया पेट से, मतलब एंट्री भी है एग्जिट दोनों दिख रहा है हमें, और पैर में भी उसी टाइप का इंजरी है। दूसरे जो पेशेंट है उनको हाथ में लगा है, पैर का है वो बस बाईपास कर गया, वो टच नहीं कर पाया, मतलब पेट में जाने से बाईपास कर गया। और हाथ का जो है उसमें पूरा उनका वेन जो है, आर्टरी है, वो पूरा फट गया है, उससे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ है उनसे। अभी स्थिति सही है? और हाँ, अभी तो वाइटल्स मेंटेन कर रहे हैं। एक तो वेंटिलेटर पे है, दूसरे ऑक्सीजन पे मेंटेन कर ले रहे हैं। अब जैसे जैसा कंडीशन इंप्रूव होगा हम लोग उनके सपोर्ट को हटाते जाएंगे। कल रात का मामला था, करीब 10 बजे के आसपास की घटना हुई थी रात्रि का। एक हॉस्पिटल से निकल करके 2 व्यक्ति अपने बाइक से जा रहे थे, तो रास्ते में मेडिकल ओवरब्रिज के से पूर्व ही एक ओवरब्रिज, एक पुलिया है, पुलिया के पास में ही उनको गोली मारा गया था अज्ञात अपराधकारियों द्वारा। इसी आशय का एक आवेदन प्राप्त हुआ है थाना पर। प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रीजन कुछ पता चल पाया है कि देखिए, उसमें 2 व्यक्ति थे मोटरसाइकिल पर, एक्चुअली दोनों जख्मी हैं और दोनों का गंभीर स्थिति रहने के कारण अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका बयान लेने की अभी स्थिति नहीं है, और उनके परिजन का आवेदन लेकर के प्राथमिकी अंकित की जा रही है। तो जब तक वो बातचीत करने लायक नहीं हो जाते हैं तब तक इस संदर्भ में आगे कुछ भी अभी सुराग मिलना मुश्किल लग रहा है। जिस तरह से सर शूट किया गया, लगे हत्या की साजिश थी क्या? जो व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहे थे उनके 3-4 गोली शरीर में लगा हुआ था, और जो पीछे बैठे थे उनको 1 जख्म शरीर में था। तो देखने से होता ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या के नियत से ही उन लोगों द्वारा जख्मियों पर गोली चलाया गया है। घटनास्थल से सर खोखा वगैरह भी बरामद? हाँ, कारतूस का खोखा बरामद हुआ है और वहाँ पर ब्लड गिरा हुआ था। जख्मी स्वयं भी मोटरसाइकिल चला करके बगल के हॉस्पिटल के पास पहुँचे थे, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। मुजफ्फरपुर में एक युवक को प्यार में धोखा देना भारी पड़ गया। उसने प्यार तो अपनी गर्लफ्रेंड से की और शादी रचाने किसी और से जा रहा था। इस बात की भनक लगते गर्लफ्रेंड ने थाने पहुंचकर लड़का के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने भी फौरन युवक को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। उसके बाद युवक का दिमाग ठिकाने आ गया और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने को तैयार हो गया। देखिए हमारे सहयोगी आमिर की ये रिपोर्ट। पुलिस केवल अपराधियों के खिलाफ डंडा ही नहीं चलाती, बल्कि वक्त पड़ने पर प्रेमी जोड़ों की शादी भी करवाती है। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है। शादी से मुकर रहे प्रेमी को महिला पुलिस ने सबक सिखाया। अब 10 सालों से इंतजार कर रही रानी को जीतू दोनों एक बंधन में बंध गए हैं। महिला थाना परिसर के मंदिर में शादी करवाकर प्रेमी जोड़े को एक साथ पूरी जिंदगी खुश रहने की सजा दी गई है। पूरा मामला महिला थाना परिसर का है, जहां पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे के साथ 7 जन्म तक साथ रहने की कस्में खाई है। इस दौरान पुलिस कर्मी ही बाराती बन प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे को वरमाले भी डाले। भगवान शिव को साक्षी मानते हुए मांग में सिंदूर भी डाला। गवाह बने महिला पुलिस कर्मी ने आशीर्वाद भी दिया। लेकिन इससे पहले इस प्रेम कहानी में कई क्लाइमेक्स देखने को मिला है।
जहां अपने प्रेमी को पाने की चाहत में प्रेमिका थाने तक पहुंच गई। प्रेमी को हवालात में भी बंद करवा दिया। जेल जाने के डर से थाना परिसर में ही शादी करने के लिए राजी हो गया। जानकारी के मुताबिक मीनापुर की रानी को मनियारी के जीतू से 10 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उस दौरान दोनों चोरी छुपके कई बार मुलाकात की। वहीं शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। प्रेमिका रानी जब भी शादी की बात करती तो बहाने बनाकर बात को टालता रहता। वहीं जीतू अपनी प्रेमिका रानी के सामने ऐसी मजबूरियां बयां कर देता जिस मजबूरी पर विश्वास कर लेती, लेकिन हर मुलाकात में जीतू की मजबूरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जिसके बाद प्रेमिका ने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी और प्रेमी के दरवाजे पर परिजन को भेजा। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बाद लड़की के परिजन और प्रेमी आग बबूला हो गए और फटकार लगाते हुए भागने को कहा। यहाँ तक प्रेमी ने भी प्रेमिका को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। फिर क्या था, धोखेबाज प्रेमी को सबक सिखाने के लिए प्रेमिका ने ठान लिया और महिला थाने पहुंचकर महिला थानेदार को अपनी पूरी प्रेम कहानी बताई और प्रेमी के खिलाफ प्रेमिका ने थाने में लिखित शिकायत भी की। वहीं पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रेमी जीतू को पुलिस थाने ले आई, हवालात में भी बंद कर दिया। लेकिन पुलिस ने मामला को देखते हुए मानवता की मिसाल पेश करते हुए पहले प्रेमी को समझाया, 10 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपना लो, एक साथ रहो, वरना शादी करो या जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद लड़के की अकल ठिकाने आई, वह शादी के लिए राजी हो गया। 10 साल से 2 साल लिविंग रिलेशनशिप में थी। क्या दिक्कत क्या आया था, बताइए। दिक्कत क्या आ रहा था? लड़का शादी को तैयार नहीं था? नहीं, क्या कर रहा था? बार बार शादी के झांसा देकर बतिया लेता था और जब शादी के बात आता था तो इनकार हो जाता था। तो फिर कैसे पहल हुआ? मैडम कैसे पहल की? महिला SHO थाना आई आप, पहल कैसे किया गया? शादी कैसे हुई आप लोगों की? कल आए हुए थे। कल थाना आए थे, तो उसके बाद क्या हुआ? इससे पहले 3 तारीख को हम लोग आए हुए थे, भगवानपुर में मिले हुए थे। तो उसी समय हम भैया को कॉल किए तो दोनों आदमी पकड़ा गया। उसके बाद खड़ा घाट में मेरे मामा जी रहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे लेके गए तो वहाँ पे पेपर ऊपर बना और लिखा पढ़ी सब हुआ। उसके बाद में ये बोला कि मेरे मामा जी बोले कि इसको थाना में भेजो, तो हम कहे कि नहीं, इसे थाना में नहीं भेजना है। तो ये बोला कि हम इज्जत से शादी करेंगे दूरा पर से। उसके बाद इसको हम ही छुड़वा दिए। उसके बाद ये घर गया तो ये बोला कि 5 आदमी से आइए दूरा पर, उसके बाद हम इज्जत से कर लेंगे। तो ये घर गया, उसके बाद 5 आदमी को बुलाया, वहाँ पे बेइज्जती करवा के भेज दिया। आज शादी हो गई आप लोग की ना? हो गया। खुश हैं आप लोग ना? बताइए, शादी से खुशी है ना? हाँ। अब साथ अच्छे से रहेंगे ना दोनों आदमी मिलजुल कर? हाँ। हम 2011 में ये मीनापुर खेमाईपट्टी में रह रहे थे। अब मेरा बहन का घर है वहाँ पे, ठीक है ना। अब मेरे बहन के चचेरी ननद लग रहा है। 2011 में फरवरी 18 तारीख से वहाँ पर रहने लगे। उसके बाद हम 16 तक वहाँ पर रहे। 16 के बाद हम ये हैदराबाद चले गए। अभी तक हैदराबाद में रहे। ये 31 को हैदराबाद से आए। बीच बीच में बातचीत चल रहा था। इनसे जान पहचान कैसे हुई आपकी? क्या बोला? जान पहचान कैसे हुई इनसे? जैसे दीदी का ननद लगती है, बोले ना, बाजू में घर है। दीदी का जो घर है ना, इनका एक घर बाद इनका घर है। तो वैसे बातचीत चल रहा था बस। इनका मम्मी भी जोर जबरदस्ती कराए कि नहीं, जब भी कराएंगे तो इसे कराएंगे, जब भी कराएंगे इसे कराएंगे। और 3 साढ़े 3 साल या 4 साल करीब में जो भी हो, उतना ध्यान में नहीं है। इनका मम्मी गए हमारे गांव में और हल्ला चिल्ला प्रसाद की है। हमारा शादी करने के लिए तैयार काहे नहीं हो रहे? ऑलरेडी पहले दिसंबर में शादी लग गया हुआ है गाँव पे। हाँ, तो प्यार इनसे किए और शादी किसी और से करने के इरादे में काहे? वहाँ शादी नहीं करना था। बोले ना कि झगड़ा लड़ाई कर लिए तो वहाँ पर जाके हमारा अम्मी से गाँव में, इसकी वजह से सोचा कि परिवार वाला अभी थोड़ा देर के लिए तकलीफ होगा और हमेशा के लिए सुखी रह गया। बढ़िया शादी करके फिर बाद में तकलीफ ही देना अच्छा नहीं रहता। इसकी वजह से लेकर आई यहाँ। क्या बोले? पुलिस लेकर आई यहाँ पे, शादी करने जा रहे थे आप? शादी करने जा रहे थे, हम सोए रहे हुआ थे, पकड़ के लाए हमारे। पकड़ के लाए, शादी हो गया ना? हो गया। अब साथ में खुश रहेंगे ना दोनों आदमी? ठीक रहेंगे। बताइए। ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे ना? खुश, कोई दिक्कत नहीं ना होगा ना।
वह इस मामले पर महिला थानेदार पूर्णिमा कुमारी का कहना है कि रानी कुमारी के द्वारा आवेदन दिया गया था। दोनों का प्रेम प्रसंग पिछले 10 सालों से चल रहा था। इस दौरान दोनों ने शारीरिक संबंध भी बना चुके थे। थाने पर लाकर दोनों को समझाया गया, जिसके बाद दोनों शादी के लिए राजी हुए और थाना परिसर पर ही दोनों की शादी करवाई गई। लड़की के रानी के द्वारा जो आवेदन करता है, सूचिका है, उसके द्वारा आवेदन दिया गया कि हम एक लड़का से प्यार करते हैं और वो लड़का कहीं और शादी ठीक कर लिया है, 1 लाख रुपया तिलक भी लिया है और वो हमसे शादी नहीं कर रहा है, इनकार कर रहा है और 1-2 बार संबंध भी बनाया है। आवेदन को लेके हम उसके घर गए, लड़का को उठा के लाए, शादी करोगे या जेल जाओगे। लड़का शादी के लिए तैयार हुआ, फिर दोनों की शादी करा दी गई। दोनों खुश है। आशीर्वाद वगैरह? हाँ, आशीर्वाद वगैरह दिए बढ़िया से। मेरे महिला थाना का पूरा टीम दिया, सब खुश हैं, सुबह से लगे हुए हैं। अभी शादी हुई, अभी घर जाएगी पति के पास। अच्छी पहल आपके द्वारा हाँ किया गया। हाँ, मुझे अच्छा लगा कि जब प्यार किए तो एक साथ रहे। मुजफ्फरपुर के एसकेएम CHP-ICU वार्ड में चमकी बुखार के लक्षण वाले बरुराज और बोचा के 2 बच्चों को भर्ती किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि पीड़ित बच्चे की रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई है। जांच के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि AES है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर समय पर बच्चा अस्पताल आ जाए तो उनकी जान बच जाती है। इस साल 47 बच्चे AES से पीड़ित हो चुके हैं। सिविल सर्जन ने कहा कि हालांकि AES के मामले मुख्य रूप से मई के अंत से शुरू होते हैं, लेकिन जून में अत्यधिक गर्मी के कारण इस साल की शुरुआत में मामले सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के अलावा अन्य जिलों से चमकी से पीड़ित बच्चे आ रहे हैं और ठीक होकर घर जा रहे हैं। समय से काफी पहले तैयारी शुरू कर दी गई थी। इसका नतीजा हुआ कि इलाज और ठीक होने की दर दोनों अच्छी है। सिविल सर्जन ने कहा कि गहन सूचना, शिक्षा और संचार अभियान से इस साल बेहतर परिणाम मिले हैं। अभी तक कल शाम तक का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 30 केस हमारे यहाँ है और 17 केस जिले के बाहर के हैं। टोटल मिलाकर के जो SKMCH में ट्रीटमेंट हुआ है उसमें से 47 हुआ। 1 मरीज अभी भर्ती है और बाकी सब लोग ठीक होकर के घर जा चुके हैं। नियंत्रण को लेकर क्या किया जा रहा है? नियंत्रण के लिए पूर्वत है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन लोगों को और जागरूक करने के लिए किया गया है कि थोड़ा सतर्क रहें कि ये गर्मी जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक गर्मी के चलते केस की संख्या बढ़ने की संभावना है। जो भी प्रचार प्रसार हो रहा है उसको थोड़ा सा और तेजी करने की ज़रूरत है। लोगों को समझाने बुझाने की ज़रूरत है कि धीरे अन्य जिलों में भी फैलाव देखने के लिए मिल रहा। पहले से मुजफ्फरपुर के बच्चे आते थे, अन्य जिले से भी बच्चे आते। ये इस पर रिसर्च चल रहा है बहुत सारा विंग से और कारण आवेगा पता अभी तक नहीं हम लोगों को एग्जैक्ट कारण चला है कि क्या कारण है। कारण आवेगा तो और इस पर विधिवत जानकारियाँ दी जाएगी। मुजफ्फरपुर के राजद नेता तुलसी राय अपहरण और मारपीट मामले में फरार चल रहे भाजपा विधायक राजू सिंह की जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इस बात की पुष्टि विधायक के अधिवक्ता विनोद कुमार ने की है। जैसा कि आपको मालूम है कि मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधायक राजू सिंह पर बीते दिनों राजद नेता तुलसी राय ने अपहरण कर मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था। विधायक फरार चल रहे हैं। पुलिस ने उनके साथ 6 अन्य आरोपितों के घर पर ढोल नगाड़े के साथ इश्तेहार चिपका दिया है। विधायक की ओर से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह MP MLA कोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विधायक के अधिवक्ता विनोद कुमार ने कहा कि पुलिस ने मामले में सही ढंग से अनुसंधान नहीं की है, जिससे उनका जमानत अर्जी खारिज हुई है। ADJ 3 के कोर्ट के द्वारा जमानत पत्र को इनकार कर दिया गया है, रिफ्यूज कर दिया गया है। आगे इस पूरे मामले में क्या आगे? देखिए, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। केस डायरी जो पुलिस ने दिया उसमें केवल उनके जो कथित पीड़ित हैं उनके गांव के, उनके संबंधी जो लोग थे उन्हीं का स्टेटमेंट दर्ज किया। निष्पक्ष अनुसंधान नहीं हुआ और न्यायालय के समक्ष जो अनुसंधानकर्ता जो मटेरियल देंगे उसी के अनुसार निर्णय होता है। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश ने बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और मुजफ्फरपुर के SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश पर मुजफ्फरपुर के CJM कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। परिवादी के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह के साथ जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश का कहना है कि बिहार सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर गरीब जनता से नाजायज उगाही कर रही है।
जबरन मीटर लगाया जा रहा है। इसका विरोध करने पर उपभोक्ताओं को धमकी दी जा रही है, जिससे सब डरे सहमे हैं। न्यायालय ने परिवाद को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 26 जून को मुकर्रर की है। पिछले महीने हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी की तरफ से जनता के भावना को लेकर के हम लोगों ने जिला समाहरणालय पर सांकेतिक धरना भी दिया था और जिलाधिकारी महोदय से मिल करके सैकड़ों आम लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को भी हम लोगों ने सौंपा था कि आप इस पर 15 दिनों में अविलंब कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हम लोग इस पर आगे बढ़ने पर मजबूर होंगे। लेकिन शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था है वो बहुत ही निष्क्रिय और गैर जिम्मेदाराना है। सबसे दुखद बात यह है कि ज़िले में अब लोकतांत्रिक रूप से अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना, अपनी आवाज़ को उठाना और जिला प्रशासन के यहाँ एसडीओ के द्वारा यह चिट्ठी निर्गत किया जा रहा है कि जो अब आंदोलन करेंगे उनके खिलाफ मुकदमा दायर की जाएगी। तो ऐसी एक मुकदमा नहीं 1000 मुकदमा भी दायर की जाएगी तो जन अधिकार के सिपाही अपने आवाम के सुरक्षा और उनके अधिकार के लिए आज सड़कों पर उपस्थित है। हम लोगों को न्यायालय में पूरा भरोसा है। आज हम लोग न्याय की गुहार को लेकर के व्यवहार न्यायालय में आग्रह किए हैं कि इस प्रकार की मनमानी, पहले गैस सिलेंडर का एडवांस बिजली बिल भुगतान कीजिए, मोबाइल रिचार्ज का पहले भुगतान कीजिए। आज मुकदमा वेद प्रकाश जी के द्वारा जो जाप के अध्यक्ष है जिला मुजफ्फरपुर के, उन्होंने इससे पहले मुकदमा करने से पहले भी इन्होंने जिलाधिकारी अन्य लोगों को बताया था कि जो स्मार्ट जो लगाया जा रहा है बिजली विभाग की ओर से वह गलत है और रीडिंग भी गलत आ रहा है। एक दिन में 4000 5000, जबकि जो निजी आदमी है, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, वो कहाँ से भर पाएंगे। इन्हीं सब को लेकर के आज इन्होंने मुकदमा दायर किया है। नाम विद्युत मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और नाम मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और विद्युत विभाग पटना और नाम अनुमंडल के ज्ञान प्रकाश जो मुजफ्फरपुर के एसडीओ हैं, उन पर मुकदमा किया गया है। इसकी अगली सुनवाई 26 को रखी गई है और इसमें 21/11/2023 के रूप में रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। किन धाराओं में किया गया? ये जुर्म दफ़ा 420, 406, 506, 120, 20, 34 IPC, इसीलिए कि 420 ये चीटिंग का है कि एक तरह का अगर मीटर उखाड़ना है तो पहले इन लोगों को ये होना चाहिए था कि बताना चाहिए था कि हाँ, कम से कम मीटर को उखाड़ा जाए तो नोटिस होना चाहिए। आम जनता को नोटिस नहीं हो रहा है, सीधे मीटर लेके गए लगाने लगते हैं। एकदम फॉरवर्ड चीटिंग का केस हुआ है, इसलिए इनको कर दीजिए कोर्ट में। तो कितने दिन की सजा? इसमें जो सजाएं हैं वो पहले तो संज्ञान कोर्ट लेगी, उसके बाद नॉन अवेलेबल है। इसमें कम से कम 7 वर्षों की सजा है। धान अधिप्राप्ति में अरवा चावल का लक्ष्य बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर जिला सहकारी संघ के बैनर तले पैक्स अध्यक्षों ने शनिवार को मुजफ्फरपुर के बीबीगंज स्थित अधिवक्ता अरुण शुक्ला के आवास पर बैठक की गई। मौके पर संघ के जिला सचिव चंदेश्वर चौधरी भी उपस्थित रहे। बैठक में धान अधिप्राप्ति में अरवा चावल का लक्ष्य बढ़ाने, टैक्स के गोदाम में खराब हो रही धान को अविलंब लेने एवं बैंकों से लिए गए लोन पर बढ़ते ब्याज का हल निकालने समेत विभिन्न मुद्दों पर सहकारी संघ ने नाराजगी जताई। संघ ने हाई कोर्ट में सरकार पर मुकदमा दर्ज कराया है। पैक्स अध्यक्षों का आरोप है कि मिलर उनका शोषण कर रहे हैं। सरकार जब तक अरवा चावल लेना शुरू नहीं करेगी तब तक पैक्स अध्यक्ष का शोषण होता रहेगा। बैठक में सभी सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। मौके पर पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद सरफे आलम, संजय राय, संजय कुमार, परशुराम शाही, सरोज कुमार ठाकुर, दीपक शाही, प्रमोद कुमार पांडे सहित दर्जनों पैक्स अध्यक्ष मौजूद रहे। बिहार सरकार ने जो मुजफ्फरपुर जिले को ये चावल कूटने के, चावल धान अधिप्राप्ति के लिए जो हम लोग को टास्क दिया पैक्सों को, उसमें यह इनका तुगलकी फरमान है। ये इनका कहना है नीतीश जी का कि हम उसना चावल ही ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करेंगे। मुजफ्फरपुर में मैं आप सबों को बता दूं कि 3 उसना मिल है जिसकी क्षमता बहुत कम है और मुजफ्फरपुर ज़िले में 400 से ज़्यादा पैक्स हैं और लगभग 15 लाख धान की अधिप्राप्ति मुजफ्फरपुर में ज़िले में हुई है। क्या यह समय रहते हुए यह 1-1.5 महीने के अंदर ऐसा चावल को पैक्सों के द्वारा धान को कुटवाकर सरकार को बीएसएफसी को दे देना यह संभव नहीं था। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के लड़ाई के बाद
पैक्स संघ ने जो लड़ाई लड़ी तो उसको जा करके उन्होंने 4 उस अरवा जो सहकारिता का मिल था उसको उन्होंने लागू किया। उससे भी नहीं हुआ, आंदोलन बहुत तीव्र हुआ तो लेकर पटने से मुजफ्फरपुर तक तो 16 मिल को अरवा को इन्होंने चालू किया। लेकिन लगभग 15 फरवरी के बाद जो उस अरबा से जो लोग टैग हुए, जो पैक्स 170 उसका जो हुआ, उसमें उन्होंने लगभग 2,15,000 कुंटल धान चावल लेने कुटाई के बाद उस पर रोक लगा दिया। कोई डिसीजन नहीं हुआ। हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। जो अरबा से टैग थे उसने में जो लोग था उनका भी अभी तक पूरा चावल नहीं कुटा सका है। ऐसी स्थिति में आप मीडिया बंधुओं से है कि आप इस देश के एक बहुत बड़े पिलर हैं, स्तंभ हैं। हम न्याय के लिए आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को आहूत किया है और हमने हाई कोर्ट में पैक्स संघ की ओर से एक रिट भी दायर किया है, जो 19 तारीख के बाद वह हमारा 22-24 तक रिट की सुनवाई होगी। लोगों के द्वारा धान अधिप्राप्ति का मामला पिछले कई वर्षों से लगातार होता है और जिस संबंध में करप्शन संबंधी मामला भी मेरे द्वारा उजागर किया गया है और बताया गया है। इस धान अधिप्राप्ति में भ्रष्टाचार का रिपोर्ट मिलने के बाद इस प्रदेश के मुखिया जी, जो हम लोगों के विकास पुरुष हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक निर्णय लिया था कि अब हम उसना चावल देंगे, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज केवल एक मुजफ्फरपुर जिला को उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो यहाँ 20 राइस मिल है और 20 राइस मिल में उसना चावल का मिल मात्र 3 है और 3 राइस मिल से आप 85% कलेक्शन की उम्मीद करते हैं, जो कैपेसिटी इस 3 राइस मिलर को नहीं है। इसलिए इस मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, कंसर्न जितने भी खाद्य निगम के पदाधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी हैं, उनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अपने निंदा को त्याग दें और यह किसान है, इस किसान के बदौलत अनाज हम उपजाते हैं और आप कहते हैं कि हिंदुस्तान की 80 करोड़ जनता को मुफ्त में भारत सरकार खिला रहा है। यह सुग्राह नहीं। रहे हैं, इसलिए हम किसानों की रक्षा अगर नहीं कीजिएगा तो गृह युद्ध होने से, जन क्रांति होने से कोई नहीं रोक सकता है और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था नीतीश कुमार की निम्न स्तरीय और मूल्यहीन राजनीति का शिकार हो गई है। नीतीश राजद सरकार की नीतियों के कारण युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने के पीछे हटना बिहार सरकार का अब तक का सबसे निम्न स्तरीय कृत्य है। राजभवन का मर्यादा और सम्मान के साथ बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है। शिक्षा मंत्री कुलपतियों के साथ घर पर बैठक कर रहे हैं। शनिवार को मुजफ्फरपुर आगमन पर एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि बिहार सरकार को अपने कुत्सित प्रयासों द्वारा गलत परंपरा की बुनियाद रखने से बचना होगा। तरह बैठे हुए हैं। हम सबको मालूम है कि बिहार तेजी से देश आज़ादी के बाद जब श्री कृष्ण बाबू मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो सबसे विकसित प्रदेश में दूसरे नंबर पर बिहार प्रदेश आता था। लेकिन बिहार के नेताओं के कारण से, बिहार के लीडरशिप के कारण से आज बिहार पलायन के लिए, बिहार आज बेरोजगारी के लिए, बिहार आज बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। और इसका जिम्मेवार सिर्फ बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम है। बिहार के पॉलिटिशियन वोट बैंक के कारण से अपनी वोट बैंक बचाए रखने के लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए तुले हुए हैं। हम सबको एक विषय पर मैं ध्यान आपका आकृष्ट कराना चाहूँगा कि 2022 के अंदर में 4/2022 के अंदर में बिहार की सरकार एक पत्र लिखती है कि हम 4th ईयर डिग्री कॉलेज प्रारंभ करना चाहते हैं और उस समय की तत्कालीन सरकार कहती है कि 4 साल का जो डिग्री कोर्स है उस बिहार के अंदर में हम लागू करना चाहते हैं। ये सरकार के उप सचिव का पत्र है और सरकार ने उसके आधार पर दिल्ली को
यानी CBCS लागू करेंगे, हम 4 साल का डिग्री कोर्स स्टार्ट करेंगे, पूरी एक अपना मसौदा बना करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में सरकार बढ़ने के बारे में 2022 के अंदर में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार देश भर के अंदर में जो आज एक परिवर्तनकारी क्रांतिकारी शिक्षा के माध्यम से आगामी 50 वर्ष की जो तैयारी हो रही है, भारत की शिक्षा के अंदर में व्यापक बदलाव को लेकर के भारत केंद्रित, भारत के भाषाओं के अंदर में शिक्षा का एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो प्रयास हो रहा है, उस प्रयास में उस समय बिहार भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाला प्रदेश बन करके आता है और बिहार की सरकार भी सुनिश्चित करती है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेंगे। दूसरा एक स्वरूप और दिखाई देता है कि बिहार के अंदर में 2 से 3 साल तक कोर्स डिले चलता है। बिहार के अंदर में लगभग सभी कुलपतियों का जो कार्यालय है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। बिहार के अंदर में हम सब लोग महसूस कर रहे थे कि बच्चे मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी सिस्टम कहीं भी स्टूडेंट को इंटरटेन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। आज बिहार के विश्वविद्यालय में सैकड़ों पद, जो अस्थायी प्रिंसिपल का पद है वो खाली है। आज बिहार विश्वविद्यालय के अंदर में हम सब लोग देखते हैं तो हजारों पद शिक्षकों का खाली है, हजारों पद गैर शिक्षक यानी नॉन टीचिंग स्टाफ का पद खाली है, लेकिन बिहार सरकार नियुक्ति में किसी भी प्रकार का दिलचस्पी नहीं दिखाती है, क्योंकि बिहार सरकार शायद सबको तेजस्वी यादव बनाना चाहती है। नीतीश कुमार सबको तेजस्वी यादव बनाना चाहते हैं कि 9वीं फेल होकर के भी आप सत्ता का संचालन कर सकते हैं। इस प्रकार का एक मॉडल नीतीश कुमार शायद देश को देना चाहते हैं, जिसको युवा और वर्तमान के विद्यार्थी स्वीकार नहीं करेंगे और कोई भी तेजस्वी यादव नहीं बनना चाहता है। हम अपने कैरियर को अपने कैलिबर के आधार पर, अपने क्षमता के आधार पर बढ़ने वाले नौजवान की परंपरा के लोग हैं। लेकिन इसी बीच में बिहार के अंदर में एक परिवर्तन होता है और राजेंद्र आर्लेकर महामहिम गवर्नर का बिहार के अंदर में आगमन होता है और महामहिम के आने के बाद ही बिहार के विश्वविद्यालय में व्यापक परिवर्तन का एक दिशा दिखाई देने लगता है और महामहिम स्वयं अपने प्रयासों से विश्वविद्यालय के, चाहे सीनेट की बैठक हो, चाहे विश्वविद्यालय के इशूज हो, उसको एड्रेस करना प्रारंभ करते हैं। यानी विश्वविद्यालय में जो एक जंग लगी हुई सिस्टम थी, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं एक प्रयास होने लगा कि सुधार की दिशा में बिहार के सभी विश्वविद्यालय आगे बढ़ने चाहिए और उस दिशा में लगातार प्रयास होने लगा और उसी दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए महामहिम के प्रयास का हम सराहना भी करते हैं और बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो बेपटरी हो गई थी, उस व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास यदि महामहिम गवर्नर के द्वारा हो रहा था तो वो प्रयास छात्र समुदाय को भी सुकून देने वाला था। लेकिन 2 दिन पहले कोई एक के पाठक हैं, के पाठक ने एक पत्र लिखा है सरकार के अपर मुख्य सचिव होने के नाते एक पत्र लिखा है कि बिहार के अंदर में आधारभूत संरचना के अभाव के कारण से हम 4 वर्षीय डिग्री कोर्स प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में बिहार सरकार आगे नहीं बढ़ सकती है। मेरा 2 प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि आपके ही बातों में विरोधाभास है। 2022 में आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात करते हैं और 2023 के अंदर में जब तक दीपक कुमार सिंह आपके सेक्रेटरी अपर मुख्य सचिव होते हैं तब तक आप बोलते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू बिहार करेगा। क्यों करेगा कि जब पूरा एक, आपके माध्यम से भी मेरा एक सवाल है कि पूरे देश भर में जब 4 वर्ष का डिग्री कोर्स होगा, पूरे देश जब विकास के एक नए आयाम पर जाने का प्रयास करेगा, वहां बिहार को अंधेरे के गर्त में ढकेलने के लिए बिहार की सरकार के पीछे जो एक साजिश है, उस साजिश के ऊपर में आज सवाल खड़ा करना पड़ेगा। सरकार 10 दिन पहले तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बारे में विचार करती है। दीपक सिंह लगातार बैठकों के अंदर में, चाहे कुलपतियों की मीटिंग हो, चाहे सभी प्रकार की बिहार की महकमे राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात करती है। लेकिन 14 तारीख को और 15 तारीख को एक नोटिफिकेशन आता है, नोट ऑफ डिसेंट आता है कि महामहिम जिस प्रयास को कर रहे हैं उस प्रयास को बिहार सरकार लागू नहीं कर सकती है और हवाला ये दिया गया है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मुख्यमंत्री का होता है, सरकार की होती है। क्या के पाठक, मुझे नहीं मालूम कि के पाठक कौन है, के पाठक को कितना एजुकेशन का जानकारी है, लेकिन वो पॉलिटिकल टूल्स के रूप में उपयोग हो रहे हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण से आज बिहार के अंदर में एक उम्मीद की किरण जगी थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगा, बिहार के बच्चों को भी एक बेहतर शिक्षा का अवसर यहाँ मिलेगा। आज उस पर ग्रहण लगने का एक प्रयास के पाठक के लेटर से हो रहा है। के पाठक से सवाल है कि क्या जब आपके पहले वाले सेक्रेटरी हुआ करते थे वो गलत हैं या आपका दिशा गलत है? क्योंकि बिहार सरकार का जो कदम है, बिहार सरकार के 2 लेटर में विरोधाभास है। 10 दिन के अंदर पहले का लेटर में आप NEP लागू करना चाहते हैं, सभी विश्वविद्यालय से उसके लिए कोर्स तैयार करने के बारे में आप पत्र लिखते हैं और 10 दिन के बाद ही
सरकार को ऐसा लग रहा है कि आधारभूत संरचना के अभाव में हम लागू नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सवाल है कि 20 साल तक नीतीश कुमार की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने के लिए क्यों नहीं जगी थी? जब विश्वविद्यालय के अंदर में भ्रष्टाचार चरम पर था तब नीतीश कुमार जी कौन सी ताड़ी पी करके सोए हुए थे? या नीतीश कुमार ने एक मॉडल दिया है कि नीतीश कुमार का एक मॉडल है कि तेजस्वी जैसे नौजवान उनको बिहार के अंदर में चाहिए। तो तेजस्वी मॉडल बिहार के अंदर में चलेगा या पढ़ा लिखा मॉडल चलेगा? इसलिए बिहार सरकार के मुखिया होने के नाते आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये जो विरोधाभास है उनके नीतियों के अंदर में, विरोधाभास के ऊपर में बिहार के 13 करोड़ जनमानस को बताना पड़ेगा जा करके कि शिक्षा के प्रति नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता क्या है। यह आज देश एक अलग पैमाने पर बढ़ेगा और बिहार का पैमाना कैसा होगा, इस पर नीतीश कुमार को आकर के बताने की आवश्यकता है। 20 साल तक आपने शासन किया तो 20 साल में आपने कितना नए यूनिवर्सिटी, कितना नए आधारभूत संरचना, कितनी छात्रों की संख्या के अनुपात में आपने शिक्षकों की बहाली की है, क्या नीतीश कुमार बताएंगे? या 20 साल के अंदर में आज भी आधारभूत संरचना की कमी है बिहार के अंदर में, तो उसका जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार हैं या नीतीश कुमार की सिस्टम है, या नीतीश कुमार शिक्षा से मतलब नहीं रखते? नीतीश कुमार का मतलब कुर्सी कुमार होता है, सत्ता में बने रहने के लिए हर प्रकार के समझौता करने वाला व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। ये सवाल मैं आपके माध्यम से आज कर रहा हूँ। यदि 20 साल के अंदर में आधारभूत संरचना खड़ी नहीं हुई तो विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से नीतीश कुमार ने कितने बार पत्र लिखा कि आप टीचर की बहाली कीजिए। इसलिए आज सवाल यह है कि जब देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बिहार भी उसमें, बिहार स्टेट ने स्वयं स्वीकार किया कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेंगे, 4th ईयर डिग्री हम कोर्स स्टार्ट करेंगे अपने यहाँ। आज उससे पीछे हटना और एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि ये लोग बार बार संविधान के ऊपर में सवाल खड़ा करते हैं। जिन लोगों ने जयप्रकाश नारायण जी के सपनों को लेकर के राजनीति में स्थापित हुए, जो समाजवाद की बात करने वाले लोग थे, आज जयप्रकाश जी के भी मूल्यों को बेचने वाले लोग, समाजवाद की बात करने वाले के अंदर में परिवारवाद के आधार पर चलने वाले लोग, क्या आज बता पाएंगे कि बिहार के शिक्षा के लिए कौन जिम्मेवार है? बिहार के अंदर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के आपने उस समय कहा लागू करेंगे, अभी आपकी कौन सी मजबूरी है कि आप बोल रहे हैं कि अब लागू नहीं करेंगे? दूसरी बात, आज 12:15 पर इस प्रदेश के चरवाहा विद्यालय से निकले हुए शिक्षा मंत्री जी की एक मीटिंग हो रही सभी कुलपति और प्राचार्य के साथ में। संविधान पर कई बार सवाल खड़ा करते कि आज संविधान खतरे में है। मेरा सवाल नीतीश कुमार जी से है कि क्या कुलपतियों की बैठक अब शिक्षा मंत्री के बुलावे पर होगा? क्या गवर्नर हाउस और मुख्यमंत्री सचिवालय के अंदर में यदि कोई मनभेद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के, तो क्या संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हुए नीतीश कुमार जी को गवर्नर के यहाँ जाकर के बातचीत करते हुए शिक्षा के बेहतरी के लिए आगे प्रयास करना चाहिए? या इस प्रकार का विरोधाभास कि 2 दिन पहले महामहिम के यहाँ मीटिंग होना, उसके 5 दिन बाद शिक्षा मंत्री के यहाँ मीटिंग होना और शिक्षा के ऊपर में इतनी बड़ी उधेड़ बुन बिहार के अंदर में होना, मुझे लगता है कि की परंपरा के विपरीत है। ये मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 49 पुरानी गुदरी भवानी सिंह मार्ग में महीनों से पानी की समस्या को लेकर लोगों ने शुक्रवार को पार्षद और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद को भी विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। लोगों ने कहा कि करीब 1 माह से यहां समरसेबल पंप खराब है, शिकायत करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया गया। वार्ड पार्षद का कहना था कि 4 माह बाद समरसेबल पंप बनेगा। बाध्य होकर नगर निगम और वार्ड पार्षद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। समस्या यह है कि पानी के लिए पहला कि पानी नहीं आता का वो हाल है। इसका बाप जो थे फिर भी नहीं हुआ। 15 साल मुकेश विजेता जी रहे फिर भी नाला का वही हाल है। और इसके बावजूद न नाली बन रहा, रोड पर अगर गिर जाए मेरे गली में कोई भी तो उसका मुंह हाथ फट सकता है। पानी की समस्या पानी का 3 महीना से पानी नहीं है। घर में एक ठोप पानी नहीं जा रहा है। यहाँ नंबर लगा के पानी भरा जाता है और जाया जाता है तो कहता है नहीं जाइए, नहीं भराएगा, नहीं बनेगा। सब लोग कितना समस्या है? ये हो रहा है, ये साल भर से हो रहा है। अच्छा, कहाँ शिकायत किए थे पार्षद को? पार्षद के शिकायत करने जाता है तो कहता है जाइए बनवाइए अपने लोग, पैसा चंदा लेके। अच्छा, चंदा लेके बनवाइए। अच्छा, यहाँ नाली न मोरी कुछ नहीं बनता। पानी के लिए तब चाहिए से वार्ड से लेकर वार्ड तक पानी के
लिए एक ठोप पानी गिरता है तो उसी में भरा जाता है नंबर लगा के। नहीं सुन रहा है, कोई अथी नहीं कर रहा है। क्या नाम हुआ? किरण देवी। यहाँ पानी का समस्या है, अच्छा। रोड का समस्या है। कभी नाले में किसी के माँ, किसी के बहन कोई भी चीज़ से गिर जाती, किसी का कभी पैर हाथ टूट जाता है, जिसके वजह से पानी का समस्या के लेकर वार्ड पार्षद के पास जाया जाता है। तो वो फंड आता है, 25 लाख का फंड आया, वो फंड कहाँ गया? और उसके अगर जाता है तो वो उसको धमकी देता है कि तुम मेरे विरोध बोलोगे तो तुमको थाना पुलिस से उठवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। या तो वार्ड पार्षद अपना पद से इस्तीफा दे, नहीं तो वार्ड पार्षद बने हैं तो उसका पूर्ण रूप से उसका काम करे। समस्या त्राहिमाम में किसी के घर में पानी नहीं है सही से। अभी गर्मी का तापमान आप लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा मोहल्ला में कोई बच्चा है पानी के बिना तरस रहा है। पानी हम लोग खरीद कर पी रहे हैं। एक ही कल है। वार्ड पार्षद को इसका कंप्लेन किया गया है। वार्ड पार्षद सबको धमकी देता है, अगर तुम मेरे विरोध बोलोगे सबको जेल भेज देंगे। समस्या तो यहाँ 39 वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या है भवानी सिंह मार्ग नुनफर। अच्छा। यहाँ समस्या यह है कि एक तब बिजली विभाग क्या काम करती है कि दिन में लिखती है पेपर में कि आज फलना जगह से इतना देर से इतना देर लाइन नहीं रहेगा। इसके बावजूद रात के कहाँ टेंशन देती है, रात में वो बार लाइन काटती है, 1 घंटा 2 घंटा लाइन काटती है। रोटेशन में चल रहा है, फ़ोन करते हैं तो रिसीवर उठा के रख दिया जाता है, बात नहीं होता है बिजली विभाग से। नंबर दिए हुए पर नंबर पर कॉल करने पर पानी के लिए क्या दिक्कत है? पानी के लिए दिक्कत है, एगो मोटर 2 महीना से बेसी से खराब है, जो नहीं चल रहा है, हुआ मूर्ति गली का। एक यहाँ भवानी सिंह मार्ग गली में मोटर लगा हुआ है, वो पानी चलता है तो वो भी पानी उतना नहीं दे रहा है जितना इतना बड़ा मोहल्ला में पानी की गति कमज़ोर है। वह हम लोग का ऊंचा पर मकान है, पानी चढ़बे नहीं करता है और यहाँ भीड़ लग जाता है। एक एक बाल्टी करके सबको लिया जाता है। ये धूप इतना होता है, भगवान भी धूप इतना ना फैला रहे हैं कि लोग खड़ा होने में भी तिलमिला जाता है। नहाना शिकायत क्या की है इसके बारे में? शिकायत तक बार उसको क्या वार्ड कमिश्नर किसके लिए रहता है? वार्ड कमिश्नर यहाँ का रहता है शिकायतें सुनने के लिए रहता है, लेकिन कहने पर कोई शिकायत का सुनवाई नहीं। आप लोग खर्चा कीजिएगा, गली बनेगा, आप खर्चा कीजिएगा तो पानी लगेगा, मोटर बनेगा, ये बात कहते हैं। आप पता चला है पेपर में कि 25 लाख रुपया सब वार्ड कमिश्नर को दिया गया है काम करने के लिए, लेकिन यहाँ काम के बदले कुछ नहीं हो रहा है। पैसा जस का तस पड़ा हुआ है, हम लोग मर रहे हैं, उनको फिक्र नहीं है। कहते हैं कि जाइए मेयर और उप मेयर को जाए कहिए, तो पहले हमारे वार्ड कमिश्नर यहाँ का है उनको न कहेंगे, वो सुनवे नहीं करेंगे तो हमारा ऊपर कैसे सुनेगा कोई आदमी। समस्या ये है कि ये वार्ड 39 है और इसी वार्ड में नगर निगम वर्कशॉप है, जहाँ पे मुजफ्फरपुर में पूरे शहर के लिए साफ सफाई से लेकर और पानी की व्यवस्था होती है। पर दुर्भाग्य की बात है कि इसी वार्ड में पानी से लेकर साफ सफाई के लिए लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और इसी वार्ड में एक जल मीनार ऐसा भी है जो 2 साल पहले बना, उसमें समरसेबुल लगा, पर आज तक अधूरा है, कभी नहीं बना। और जो समरसेबुल है वो आए दिन खराब होती जा रही है। इससे पहले में लोग विरोध किए थे, मिस्त्री आके बना और वो खराब हो गया। और इस गर्मी में सबसे ज़्यादा जो पानी होती है, और दुर्भाग्य की बात है कि लोग टैक्स दे रहे हैं पानी के नाम पर आज तक ये व्यवस्था सही नहीं हुए, जिसके कारण लोग को पानी के लिए दर भटकना पड़ता है। पर आज तक किसी नेता और अधिकारी का ध्यान नहीं गया है और आज फिर विरोध किया गया है। अगर आज के बाद आज विरोध हुआ है, अगर आज कल में यह समरसेबुल नहीं बनता है तो वार्ड 39 से लेकर नगर निगम तक अर्थी जुलूस निकाला जाएगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम बोर्ड की पिछली बैठक में नगरवासियों से यह वादा किया गया था कि विभिन्न चौक चौराहों पर वाटर वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी ताकि गर्मी में लोगों को कुछ पैसे देकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। इस भीषण गर्मी में जब आसमान आग उगल रही है, मुजफ्फरपुर के चौक चौराहों पर एक भी प्याऊ की व्यवस्था नगर निगम की ओर से नहीं की गई है। पहले के दिनों में मटका से पानी की व्यवस्था की जाती थी। बाद के दिनों में कुछ सामाजिक संगठनों ने शहर के कुछ चौक चौराहों पर प्याऊ लगवाए थे। नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर उसे भी तोड़ दिया है। हालत यह है कि इस भीषण गर्मी में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। टैंकर से कुछ वार्डों में पानी पहुंचाने में भी नगर निगम हांफता नजर आ रही है। आलम यह है कि भीषण गर्मी में राहगीर एक घुट पानी के लिए परेशान है। देखिए, यहाँ तो जो राहगीरों को और प्यासों को जो पानी पीने के लिए उपलब्ध था, इसको भी नगर निगम जैसे कि तोड़ के कबाड़ के हटा दिया।
इसके बगल में भी एक और था, इसके बाद वहाँ नवयुवक समिति के पास में भी लगा हुआ था। तो जहाँ जहाँ भी स्वयंसेवी संस्था और नगर निगम के द्वारा जो पानी का जो पीने के लिए जो व्यवस्था किया हुआ था पूर्व से ही, आज से 20 साल 25 साल 15 साल पहले से, उस सबको नगर निगम ने तोड़ के हटा दिया स्मार्ट सिटी के सौंदर्यीकरण के नाम पर। और पहला बोर्ड का बैठक था तो उसमें लोगों ने दावा किया था कि प्यासों को और राहगीरों को पीने के लिए पानी का व्यवस्था किया जाएगा। भीषण गर्मी को देखते हुए वेंडिंग मशीन लगाया जाएगा जो 5 रुपये का सिक्का डालने पर लोगों को 1 लीटर ठंडा पानी और शुद्ध पानी मिलेगा। लेकिन ये नगर निगम पता नहीं कौन काम में लगा हुआ है। ये मतलब कि हमको लगता है कि ये सारे के सारे लोग जो है ये दिन रात अपने पैसे के हिसाब किताब में और बंदरबाट में ये लोग लगे हुए हैं। समस्याएं तो हैं इस भीषण गर्मी में, चूँकि वाटर लेवल भी बहुत नीचे जा रहा है, हीट वेव चल रही है। तो मेरे तरफ से और नगर निगम की तरफ से तो पूरी कोशिश हो रही है। मैंने लेटर नगर आयुक्त महोदय को लिखा है 24/5 को इंडिया मार्का 2 के रिपेयरिंग के बारे में, जो 24/5 का ये लेटर है। और इसके बारे में मैं उनसे जवाब मांगूंगी कि क्या काम किए हैं। उसके बाद 1 से 49 वाट के नल जल योजना के संबंध में भी मैंने 1/6 को उनको लेटर लिखा है, इसका भी जवाब मुझे नहीं मिला है। और 6/6 को मैंने एक लेटर 1 से 49 वाट की जनता के पीने के पानी के बारे में उनको लिखा है, तो इसका भी जवाब मुझे नहीं मिला है। तो कोशिश हम लोग तो कर रहे हैं जहाँ तक वो जनता की समस्याओं को, जनता को इन समस्याओं से मैं मुक्त करा सकूं, पीने का पानी जहाँ तक होगा उनको मुहैया करा सकूं। जगह जगह टैंकर भेजा जा रहा है और जहाँ से जो समस्याएं आ रही हैं जनता की, तो उनको पूरा किया जा रहा है समस्याओं को। एक तरीके से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की बात अधिकारी नहीं मानते। 3-3 महीने पुराने पत्र है, उसके आलोक में कोई कार्य नहीं है। अब इसका जवाब तो नगर आयुक्त महोदय ही देंगे कि क्यों नहीं हो पा रही है काम, क्या समस्याएं हैं। तो हम लोग अगले बोर्ड की बैठक में बैठ के विचार विमर्श करेंगे इसके बारे में। शहर के चौक चौराहों पर वाटर वेंडिंग मशीन लगाने की बात हुई थी कि गर्मी में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराए जाएंगे। जो पहले के नल थे उन्हें भी स्मार्ट सिटी के नाम पर तोड़ दिया गया, नए नल तो कहीं लगे नहीं है। कहाँ से पिएगी जनता पानी? देखिए, वाटर वेंडिंग मशीन के बारे में हम लोग विचार विमर्श किए हैं। मैं कोशिश करूंगी नगर आयुक्त महोदय से और मेयर साहिबा से भी बैठ के इस बारे में विचार विमर्श करूं कि बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है। दूसरे जगह में भी और स्टेशन में भी मैं देखी हूँ इस तरह का है। तो अगर पूरे शहर में चौक चौराहे पर हो जाएगा तो जनता को बहुत हद तक पानी, पीने का पानी मुहैया हो जाए। शनिवार को मुजफ्फरपुर के दीवान रोड स्थित किरण श्री विवाह भवन में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की ओर से महिला अधिकार विषय पर आयोजित कन्वेंशन में रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए नेताओं ने शहादत दिवस मनाया। मौके पर उपस्थित एपवा की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी ने कहा कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की तो सभी लोगों ने उनका साथ दिया, लेकिन आज उसी झांसी की रानी के देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न हो रहा है। यौन उत्पीड़न करने वाले भाजपा सांसद को सरकार बचाने में लगी हुई है। मीना तिवारी ने कहा कि हाल के दिनों में देश में यौन हिंसा के मामले बढ़े हैं। इसके अलावा शिक्षा के स्तर में भी गिरावट आई है। 1857 की क्रांति में जो शामिल थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके शहादत दिवस के अवसर पर आज यहाँ ये कन्वेंशन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि नौजवान लड़कियां भी शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं। और जिस तरीके से इस देश से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए वो पहली क्रांति थी 1857 की क्रांति, जिसमें तमाम धर्मों की, तमाम जाति की, अमीर गरीब, नौजवान बूढ़ी, हर तरह की महिलाएं शामिल हुई थी कि इस देश में जो अंग्रेज़ों का अत्याचार चल रहा था, जो गुलामी की जंजीरों में बंधी हुई थी महिलाएं, उससे मुक्ति मिले, वो एक आज़ाद ज़िंदगी जी सके। इसलिए आज हम उन तमाम शहीद महिलाओं को याद कर रहे हैं। और इस अवसर पर आज जो हमारे सामने चुनौतियां हैं कि हमारा देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन आज़ादी के बाद भी महिलाओं को आज भी गुलाम की तरह व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो अपनी सरकार है
वो सरकार महिलाओं पर यौन उत्पीड़न करने वाले, बलात्कार करने वाले लोगों को बचाने में लगी हुई है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस देश का जो शान बढ़ाती हैं महिला खिलाड़ी जो ओलंपिक का मेडल लेके आई हुई हैं, उन लड़कियों पर यौन उत्पीड़न करने वाला भाजपा का जो सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, उसको बचाने के लिए इस सरकार ने अपने पूरे तंत्र को लगा दिया और एक दिन के लिए भी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। महिला खिलाड़ियों को न्याय अब तक नहीं मिला है। तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं पर यौन हिंसा आज भी हो रही है। जो महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए था, शिक्षा इस तरह से महंगी की जा रही है, प्राइवेट किया जा रहा है कि गांव की बेटियों के लिए आज पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। आज भी हमारे देश के नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तमाम तरह की गरीबी, महंगाई, उत्पीड़न हम लोग झेल रहे हैं और हमारी जो सरकार है वो जनता की चिंता करने के बदले वो बड़े लोगों की चिंता में लगी हुई है। तो महिलाओं के हक की लड़ाई आज भी जारी है और तमाम धर्मों की, तमाम जाति समुदाय की महिलाओं को एक होकर के आज अपने हक की लड़ाई लड़नी है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।